तारीख 8 अगस्त 2024। एक 31 साल की फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर जो ऑलरेडी 36 घंटों की शिफ्ट पर थी, उसके साथ आरजी कार मेडिकल कॉलेज में था। इस इंसिडेंट के बारे में हमने जितनी भी डिटेल्स कलेक्ट की है वो सारी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर आपको समझना है तो इसकी ईच एंड एवरी बिट आपको समझना पड़ेगा। इस इंसिडेंट की शुरुआत हम रात को 11 बजे से करते हैं, जिस वक्त विक्टिम अपने पेरेंट्स के साथ मोबाइल फोन पर बात कर रही थी। अपने पेरेंट्स के साथ बात कंप्लीट होने के बाद वो अपने ही जूनियर कलीग्स ऑर्को और सौमित्र के साथ मिलकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करती है। फूड डिलीवरी होने के बाद ये तीनों मिलकर अपने ही कॉलेज के सेमिनार हॉल, जो कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट का था, उसमें जाके बैठ गए और वहां पर अपना डिनर स्टार्ट किया। आफ्टर डिनर उसके दोनों फ्रेंड जो ऑर्को और सौमित्र थे वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन जो विक्टिम होती है वो वहीं पर स्टे करती है, क्योंकि वो वहां पर आराम और थोड़ी स्टडी करना चाहती थी। विक्टिम की लास्ट एक्टिविटी जो दर्ज की गई है वो की गई है 2:35 पर, जब इसकी कजिन ने इसको एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था और इसने उस टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई भी किया था। यहाँ तक सब ठीक था। विक्टिम इतनी थकी हारी थी कि उसने वहीं पर एक गद्दा बिछाया और रेड कलर का ब्लैंकेट लेके वहीं पर सो गई। तकरीबन 3 बजे के करीब एक हॉस्पिटल स्टाफ, जिसका नाम गोलन बताया जाता है, वो सेमिनार हॉल के पास से गुजरा, पर ये सेमिनार हॉल के अंदर नहीं गया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि विक्टिम सेमिनार हॉल में जाकर क्यों सो रही थी, जबकि हॉस्पिटल में बंकर रूम या फिर स्लीप रूम होते हैं। तो बताना चाहूंगा, उस वक्त स्लीप रूम में पॉलीसोमनोग्राफी का काम चल रहा था। वहां पर एक टाइप का टेस्ट हो रहा था। इस वजह से ये विक्टिम उस दिन वहां पर नहीं गई सोने, सेमिनार हॉल में ही सो गई। तकरीबन 3:50 पर इस केस का जो क्रिमिनल है संजय रॉय, वो हॉस्पिटल में एंट्री करता है। और आपको बताना चाहूंगा ये केस पूरी तरीके से इसी इंसान से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस क्रिमिनल संजय रॉय के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये किस तरीके का आदमी था, किस तरीके की सोच रखता था, ये अपने आसपास की फीमेल या फिर लेडीज के बारे में कैसी सोच रखता था और किस तरीके से उनके साथ बिहेव करता था, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस क्रिमिनल के बैकग्राउंड चेक के लिए हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं। साल 2016। ये जो अक्यूज्ड है संजय रॉय, ये इसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक कुक की तरह काम करता था और उस टाइम ये अपने परिवार के साथ में ये कोलकाता के बाबन्नीपुर नामक जगह पर रहता था। इसके परिवार में उस टाइम इसकी वाइफ, इसकी मदर और इसके सिस्टर थे। बाद में इसकी वाइफ के साथ इसका डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि ये उसके साथ में मारपीट करता था। थोड़े टाइम बाद काम करते करते एक दिन अचानक संजय रॉय गायब हो जाता है। और ये एक नॉर्मल कुक था, तो ज्यादा लोगों को इस पर ध्यान भी नहीं गया और किसी ने ज्यादा गौर भी नहीं किया। इसके बाद 3 साल तक संजय रॉय का किसी को कोई अता पता नहीं था। फिर अचानक 2019 में पता चलता है कि संजय रॉय ने कोलकाता की सिविक वॉलेंटियर फोर्स ज्वाइन कर ली है। ये जो सिविक वॉलेंटियर फोर्स होती है ये हर स्टेट में होती है और इनको इनके काम के हिसाब से थोड़ा बहुत वेतन मिलता रहता है। स्टार्टिंग में संजय रॉय ने सिविक वॉलेंटियर फोर्स का डिजास्टर मैनेजमेंट विंग ज्वाइन किया, बट बाद में इसने जुगाड़ लगाकर इसी वॉलेंटियर जो फोर्स है इसके वेलफेयर सेल में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि जो ये वेलफेयर सेल होता है इसके अंडर हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस भी आते हैं। और इस सेल में जाने के बाद में एक्चुअली इसको फायदा क्या होने लगा, इसने अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज करके जुगाड़ से फ्री में पेशेंट्स को बेड दिलवाना स्टार्ट किया और उन पेशेंट से डायरेक्ट पैसा अपनी जेब में डालना स्टार्ट किया। इस तरीके से ये वेलफेयर सेल के अंदर फुल करप्शन कर रहा था। अब ये इसका डेली का काम हो गया था। हॉस्पिटल में 1 साल के अंदर 2020 आते आते इसकी बहुत अच्छी पहचान हो गई। हॉस्पिटल के अंदर इसकी शिफ्ट टाइम के बाद भी आना जाना रहता था और इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। सिर्फ वेलफेयर सेल ही नहीं, बाद में इसको इमरजेंसी और ट्रॉमा वार्ड के आसपास का जो एरिया था उसका सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी पकड़ा दिया गया। पर इससे इसको कोई ज्यादा खास लगाव नहीं था, क्योंकि इसका असली पैसा जो बन रहा था वो
बेड दिलवाकर या फिर मेडिसिन को बाहर मार्केट में बेच कर बन रहा था, तो इसकी रुचि उसमें ज्यादा थी। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि हर बड़े कॉलेज के अंदर किसी न किसी तरीके से पॉलिटिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जिस तरीके से बीजेपी एबीवीपी को सपोर्ट करती है, कांग्रेस एनएसयूआई को सपोर्ट करती है, उसी सेम तरीके से बंगाल के अंदर टीएमसी का एक स्टूडेंट विंग है जिसका नाम टीएमसीपी, तृणमूल छात्र परिषद। इस स्टूडेंट विंग का ये जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज है, इसमें एक खासा दबदबा था। अब ये जो संजय रॉय था, इसने धीरे धीरे इस स्टूडेंट विंग के जो नामी लोग हैं या फिर जो पहचाने हुए चेहरे हैं, उनके साथ जानकारी बनाना स्टार्ट कर दिया और उनके छोटे मोटे या इधर उधर के जो काम होते हैं वो करना स्टार्ट कर दिया। एक तरीके से उनका एक चमचा बनकर जीने लग गया। सेम ईयर 2020 में ये संजय रॉय ने अपने नाम पर जुगाड़ के थ्रू एक बैरक बुक करवा लिया। ये जो बैरक था ये एक्चुअली में पुलिस कांस्टेबल या फिर ओसी रैंक के जो लोग होते हैं उनको मिलता है। ये बैरक संजय रॉय के नाम पर नहीं बुक हुआ, ये बैरक मिला एएसआई अनूप दत्ता के नाम पर था, बट इसको यूज में संजय रॉय ले रहा था। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसकी हर तरीके से चांदी ही चांदी थी। पुलिस से इसको वेतन के नाम पे 12,000 रुपए पर मंथ आ रहे थे। करप्शन करके ऊपर की कमाई अच्छी खासी थी और फ्री में रहने को हॉस्पिटल या फिर आप कह सकते हैं ये जो कॉलेज था इसके अंदर बैरक मिल गया था। अब आते हैं साल 2021 में, जब इस हॉस्पिटल कम कॉलेज में एक बहुत बड़ा चेंज आया। इस कॉलेज में एक नया प्रिंसिपल आया जिसका नाम था संदीप घोष। इस आदमी का भी एक अलग चैप्टर है, मैं वो भी आपको बताऊंगा आगे जो वीडियो आएगा उसके अंदर। मैं उसके बारे में भी आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताऊंगा कि ये आदमी भी किस तरीके से इस सारे केस के अंदर इन्वॉल्व है। ये जो संदीप घोष था ये पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज ऑफ कोलकाता का प्रिंसिपल था। वहां पर इनके ऊपर करप्शन एलिगेशंस लगे थे जिनकी वजह से इनका ट्रांसफर आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर किया गया। ज्वाइन होने के कुछ समय के बाद ही संजय रॉय और संदीप घोष के बीच में एक बहुत बढ़िया बॉन्ड बन गया, एक दूसरे से बहुत अच्छी जान पहचान बना ली। ये बात एक्चुअली में जो इस कॉलेज के एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे अख्तर अली, उन्होंने बताया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा था। फिर आता है साल 2022 जब संजय रॉय ने एक और शादी की। शादी के थोड़े टाइम बाद ही संजय रॉय अपनी नई पत्नी के साथ भी वही सेम बिहेवियर या वही सेम वायलेंस करने लग गया जो वो अपनी एक्स वाइफ के साथ करता था। ये आदमी इतना बेरहम था कि इसने अपनी 3 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ के पेट पर लात मार दी, जिसकी वजह से इसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ी मेडिकल ट्रीटमेंट की। बावजूद इसके ये संजय रॉय उसको ट्रीटमेंट नहीं दिला रहा था। वो जो इसकी वाइफ थी वो इतनी बुरी हालत में थी, उसके बावजूद ये उसके साथ मारपीट करता था। बाद में इसी चीज को या ये वायलेंस जो कर रहा था इसी को लेकर लड़की की माँ ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दी। लड़की की माँ अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है पर वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाती और वो मर जाती। साल 2023 में ये जो नए प्रिंसिपल आए थे संदीप घोष, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस या फिर करप्शन के एलिगेशंस लगने स्टार्ट हो गए। ये जो हॉस्पिटल और कॉलेज का स्टाफ था उनका यहाँ तक कहना था कि ये जो प्रिंसिपल है ये ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की ट्रैफिकिंग में भी शामिल है। संदीप घोष पर इसके अलावा भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे, जैसे कि जो हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन वर्क था उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा हाई दिखाई गई थी। लोगों का ये भी कहना था कि जो संदीप घोष है उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर कंस्ट्रक्शन वर्क में किसी न किसी तरीके का घपला किया है। इसके अलावा ये भी एलिगेशंस लगे कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि जो यूज्ड सिरिंज होती है या फिर आपका जो ऑक्सीजन मास्क होता है या फिर और भी तरीके का जो यूज्ड मटेरियल जो हॉस्पिटल में होता है वो सारा का सारा बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। तो ये संदीप घोष वो बायोमेडिकल जो वेस्ट होता था उसको ओपन मार्केट में रीपैकेजिंग करके बिकवाता था। एक्चुअली जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको सही तरीके से ट्रीटमेंट के थ्रू या फिर ट्रीट करके ही इसको वेस्ट किया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ पर BMW नाम से एक अलग से विंग होता है जो इसको कलेक्ट करता है और सही तरीके से ट्रीट करके डिस्ट्रॉय करता है। हाल ही में थोड़े टाइम पहले भी TV9 का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट को लोग ऐसे ही उठा के ले जा रहे हैं, जबकि वो BMW के विंग से या फिर उस डिपार्टमेंट से नहीं थे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, अगर आप चाहो तो वो वीडियो वहां पर क्लिक करके देख भी सकते हो। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद क्या था, लोगों के अंदर प्रिंसिपल के खिलाफ बहुत गुस्सा भर गया और अगस्त 2023 में पुलिस ने संदीप घोष पर IPC के अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का केस रजिस्टर कर दिया। इसके बाद
बाद भी सोचिए पुलिस ने इसके ऊपर कोई भी खासी कार्रवाई नहीं की। इसके बाद जब कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा था तो जो एक्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे अख्तर अली, उन्होंने इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल मिसकंडक्ट या फिर जो करप्शन हो रहा था उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई और उन्होंने ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट थी वो हर एक वो मिनिस्ट्री को भेजी जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से रिलेट करती है या फिर इस पर्टिकुलर करप्शन से रिलेट करती है। उन्होंने ममता बनर्जी तक को एक लेटर भेजा था, बट आप भरोसा नहीं करेंगे उसके बाद हुआ क्या, जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे उनका ही ट्रांसफर कर दिया गया। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस केस में मल्टीपल केसेस इन्वॉल्व है, मल्टीपल सिनेरियोज इन्वॉल्व है और इसी वजह से ये केस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। अब आते हैं हम करंट सिचुएशन पर। मार्च 2024 में इस हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी आई जिसका बच्चा बहुत बीमार था और उसे बेड नहीं मिल रहा, तो संजय रॉय उस लेडी की हेल्प करता है वहां पर बेड दिलवाने। पर संजय रॉय के इरादे उस लेडी के बारे में बिल्कुल भी अच्छे नहीं। ये संजय रॉय इस लेडी का नंबर निकलवा लेता है किसी न किसी तरीके से वहां के रिसेप्शन रिकॉर्ड से और फिर इसे गंदे गंदे मैसेज भेजना या वीडियो भेजना स्टार्ट कर देता है। इस लेडी को फोर्स करने लग जाता है मिलने के लिए। इसके इस गंदे बिहेवियर को देखकर लेडी परेशान हो जाती है और वो पुलिस में कंप्लेंट कर देती है। फिर संजय रॉय को पुलिस थाने बुलाया जाता है, उसके मोबाइल को चेक किया जाता है जिसमें साफ साफ पता चलता है कि ये इस लेडी को परेशान कर रहा था। इतना सब होने के बावजूद भी क्या होता है, कुछ नहीं। ना ही इस पे पुलिस का किसी टाइप का एक्शन होता है, ना ही इस पे हैरेसमेंट का कोई केस दर्ज होता है और ना ही इसकी जो सिविक वॉलंटियर फोर्स की पोजीशन थी वो जाती है। सोचिए किस लेवल की पहचान रखकर ये आदमी खुला घूम रहा था और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज लोगों का गुस्सा कोलकाता पुलिस पर फूट रहा है। अगर कोलकाता पुलिस उस टाइम अपना काम सही से करती या फिर सही से एक्शन लेती तो आज ये आदमी इतना बड़ा क्राइम करने की हिम्मत नहीं कर पाता। इस केस के बाद में संजय रॉय ने इस लेडी को परेशान करना तो बंद कर, पर विद इन अ वीक इसने हॉस्पिटल की जो एक लेडी डॉक्टर थी उसको हैरेस करना स्टार्ट कर दी और उसके साथ में मिसबिहेव करना स्टार्ट कर। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा ये जो क्रिमिनल या फिर जो अक्यूज संजय रॉय है ये किस तरीके की घिनौनी सोच वाला आदमी है और ये आदमी आदतन फीमेल वायलेंस करता था। अब जानते हैं विक्टिम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो विक्टिम थी ये इस कॉलेज में या हॉस्पिटल कह सकते हैं इसके अंदर एक रेजिडेंट डॉक्टर थी जिसने अपना 5.5 साल का MBBS कंप्लीट कर लिया था। MBBS कंप्लीट करने के बाद में ये यहाँ से MD या MS कर रही थी जो 3 साल का प्रोग्राम होता है। ये जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं ये वो डॉक्टर होते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटल में ही रहते हैं, हॉस्पिटल में ही खाते पीते हैं और वहीं पर आराम करते हैं। कई बार इन रेजिडेंट डॉक्टर की जो शिफ्ट होती है वो 36 घंटों के लिए रेगुलर चलती रहती है। और जो ये RG कार मेडिकल कॉलेज था यहाँ पर कम से कम 250 से 300 रेजिडेंट डॉक्टर इसी तरीके से काम करते। अब आते हैं उस दिन पर जब संजय रॉय ने देश और दुनिया को हिला कर रख दिया। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था तकरीबन रात को 3:50 पर संजय रॉय को हॉस्पिटल में एंट्री करते हुए देखा गया। एंट्री करने के बाद में ये जो संजय रॉय था ये इधर उधर पूरे हॉस्पिटल में घूमने लग गया और अपना शिकार ढूंढने लगा। ये अलग अलग वार्ड्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर अपना शिकार ढूंढता रहा। तकरीबन 4:03 पर संजय रॉय 3rd फ्लोर पहुंचता है और सेमिनार हॉल में झांकता है। वहां इसको विक्टिम सोती हुई दिखाई देती है। उसे वहां देखते ही संजय रॉय उस पर नशे की हालत में हमला कर देता है, उसका गला दबाता है, उसे मारता है। मेडिकल रिपोर्ट में ये तक बताया गया है कि जो विक्टिम थी उसके चेहरे पर मुक्के मारे गए जब उसने चश्मा पहन रखा था। उसकी वजह से आंखों के अंदर तक कांच चले गए थे और बॉडी इतनी ज्यादा बुरी हालत में थी कि मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके अंदर भी जो विक्टिम थी उसकी मौत का टाइम 4:15 के आसपास का ही बताया गया है। सेमिनार हॉल जो होते हैं वो ज्यादातर साउंड प्रूफ होते हैं, उसकी वजह से वहां पर जो भी एक्टिविटी या फिर जो भी घटना हो रही थी उसकी आवाज बाहर तक नहीं आ पाई। तकरीबन 4:40 पर जो क्रिमिनल संजय रॉय है वो सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुआ दिखता है। पर एक चीज बहुत ज्यादा अलग थी, वो ये थी कि ये जब सेमिनार हॉल में एंट्री कर रहा था उस टाइम इसके गले के अंदर एक ब्लूटूथ हेडफोन था, बट जब ये बाहर निकल रहा था तो वो ब्लूटूथ हेडफोन इसके गले में नहीं था, जो कि इस केस का एक महत्वपूर्ण सबूत बनता है। आपको पता चलेगा कि आगे ये किस तरीके से इसके अंदर पकड़ा जाता है। इसके बाद जो ये संजय रॉय था बिना किसी डर के या बिना किसी हिचक के जाकर वही हॉस्पिटल का जो बैरक इसे मिला हुआ था जो ASI अनूप दत्ता के नाम पर था उसमें जाके
सो जाता है। तारीख 9 अगस्त 2024 सुबह तकरीबन 6:30 बजे जो विक्टिम के फ्रेंड होते हैं, जिनके साथ विक्टिम ने रात को डिनर किया होता है, उनमें से एक फ्रेंड सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और वहाँ जो देखता है उसके बाद में वो हिल जाता है और वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और सबको जो वहाँ पर जो उसने सिचुएशन देखी उसके बारे में बताता है। बॉडी सेमी न्यूड सिचुएशन में थी, पूरा चेहरा खून से लथपथ था, पूरी बॉडी पर चोटों के निशान थे। ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही पूरे हॉस्पिटल में फैलती है, बहुत सारे लोग सेमिनार हॉल के अंदर और बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्राइम सीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन बिटवीन हॉस्पिटल से जो उनकी हायर अथॉरिटी थी उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी जो प्रिंसिपल संदीप घोष थे उनको हॉस्पिटल पहुंचने, कॉलेज पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है, जबकि उनका घर ये कॉलेज कम हॉस्पिटल से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर होता है। अगर कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, बट संदीप घोष ने क्या किया, वो जाकर खुद क्राइम सीन का ब्यूरो लेने लग गए। वहां पर जाके खुद से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से बाद में इनको भी बहुत कुछ सुनना पड़ा कि इन्होंने सही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। संदीप घोष पूरा 1 घंटा वहां बिताने के बाद में तकरीबन 9:30 बजे के करीब पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी सिचुएशन कॉलेज या हॉस्पिटल के अंदर हुई है। हाँ, 1 घंटे बाद इसी के बीच में लगभग 10:50 पर जो कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होते हैं वो विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल कर देते हैं और उन्हें बस इतना इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जो विक्टिम के पेरेंट्स होते हैं वो घबरा कर वापस कॉल मिलाते हैं और जब वो वापस कॉल मिलाते हैं तो वहां से पता चलता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही पेरेंट्स के होश उड़ जाते हैं और वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तकरीबन 11:30 तक एडिशनल कमिश्नर और पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है। पुलिस के वहां होने के बावजूद लोग उन्हें रिपोर्ट नहीं बनाने देते। लोगों के भारी गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ता है। सारे लोग मिलकर ये कहते हैं कि जो रिपोर्ट बनेगी या फिर जो जांच होगी वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने होगी। पुलिस खुद से कोई भी रिपोर्ट या कोई भी जांच नहीं करेगी। तकरीबन सेम टाइम पर 12 बजे के आसपास जो पेरेंट्स होते हैं विक्टिम के वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, पर उनको अगले 3 घंटे तक उनकी बेटी से ना ही मिलाया जाता है ना ही उसकी डेड बॉडी दिखाई जाती है। तकरीबन 3:30 के आसपास उनको उनकी बेटी की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसको देखते ही वो लोग कहते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ये सुसाइड है ही नहीं, ये तो क्लियर केस मर्डर का है। जैसे ही ये बात बाहर आती है कि ये सुसाइड नहीं, ये तो मर्डर केस है, वहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं या जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी प्रिंसिपल और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से परेशान होते हैं, उन पर गुस्सा होता है। और उनका सबसे बड़ा गुस्सा तो ये होता है कि जो एक लेडी रेजिडेंट डॉक्टर है उनके सामने उनके होते हुए एक हॉस्पिटल के अंदर उसके साथ में इतनी घिनौनी हरकत हुई होती है। इसके बाद जो डेड बॉडी होती है उसकी वीडियोग्राफी के थ्रू ऑटोप्सी होती है। ऑटोप्सी एक्चुअली आप कह सकते हैं कि जो जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी डेथ का कारण जानने की एक प्रक्रिया होती है। जब इनिशियल रिपोर्ट बाहर निकल कर आती है तो उसमें सबको पता चल जाता है किसी भी तरीके से कोई सुसाइड केस नहीं है, ये तो क्लियर कट एक और मर्डर का केस है। इसके बाद पता चलता है कि डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम तक हो चुका है, बट अभी तक किसी ने FIR तक लॉन्च नहीं करवाई है। बाद में विक्टिम के फादर ने जाकर पुलिस थाने में ये FIR लॉन्च करवाई। ये सब देख के जो वहाँ के डॉक्टर्स थे या वे जो नर्सिंग स्टाफ थे उनके मन में ऑटोमेटिक एक भावना पैदा हो गई कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर गड़बड़ चालू है, यहाँ पर बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। इस मर्डर केस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको दबाया जा रहा है, बहुत से सबूतों को गायब किया जा रहा है। बिकॉज पुलिस में इतना ज्यादा जल्दी में थी कि उन्होंने इस डेथ बॉडी का दाह संस्कार भी कर दिया, जबकि वहां पर 3 बॉडीज ऑलरेडी इन लाइन थी। वहां पर लाइन होने के बावजूद इस बॉडी का दाह संस्कार करवा दिया गया। यहाँ से एक्चुअल में पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। अब यहाँ से एक्चुअल में जो लोकल बॉडीज है गवर्नमेंट की और जो हायर अथॉरिटीज है उनके पास में बात पहुंच चुकी थी कि ये बात एक्चुअली में बढ़ चुकी है और ये उनके हाथों से निकलने वाली है, और इसको अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो ये बात और भी बिगड़ जाएगी। इसके बाद ही गवर्नमेंट ने पुलिस को फ्री हैंड दिया कि अक्यूज्ड को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पकड़ा जाए। पुलिस ने जब क्राइम सीन की जांच करी थी तो वहां पर उनको एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था संजय रॉय पहनकर सेमिनार हॉल में घुसा था। बाद में जब निकलते टाइम वो बाहर आया तब उसके गले में ये ब्लूटूथ हेडफोन नहीं था, ये वहीं गिर गया।
बाद में सेमिनार हॉल के बाहर जो लॉबी है उसमें एक सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें चेक किया गया, तब ये बात सारी सामने आ गई। संजय रॉय अंदर गया था, तब उसके गले में वो ब्लूटूथ हेडफोन था, बट जब वो बाहर आया तब उसके गले में ये नहीं था। और यही एकमात्र ऐसा आदमी था जो हॉस्पिटल के या कॉलेज के किसी भी तरीके से डॉक्टर या फिर नर्सिंग स्टाफ में नहीं था। तो पुलिस को पूरी तरीके से संजय रॉय पे शक गया। पुलिस संजय रॉय को खोजते खोजते उसके बैरक के पास पहुंची और जैसे वो उसके बैरक के अंदर एंटर किए, ये इसका जो ब्लूटूथ हेडफोन था जो पुलिस को सेमिनार हॉल में मिला था, वो ऑटोमेटिक उसके फोन से कनेक्ट हो गया। पुलिस ने जब इससे जांच की या फिर जब इससे पूछताछ की तो इस बंदे ने बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के सब कुछ सच सच बता दिया। जब इसके मोबाइल की जांच की गई तो उसमें भी बहुत सारा पोर्नोग्राफिक कंटेंट, जो हॉस्पिटल के स्टाफ, जो लेडी स्टाफ स्पेशली, उनकी इनएप्रोप्रिएट फोटोज भी मिली। जब ये सारी बातें बाहर आती है तो लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो और भी उग्र हो जाता है और ये एक बड़े प्रोटेस्ट में बदल जाता है। इस प्रोटेस्ट के साथ ही लोगों के अंदर एक आवाज उठने लग गई, एक मांग उठने लग गई कि प्रिंसिपल को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल के इशारे पे ही किसी न किसी तरीके से जो क्राइम सीन था या फिर जो सबूत मिले हैं उनके साथ में छेड़छाड़ हुई है। क्योंकि सबसे बड़ा शक तो तब जाता है प्रिंसिपल पर जब ये इतना बड़ा हादसा या फिर इतना बड़ा इंसिडेंट आपके हॉस्पिटल में या कॉलेज में हो चुका है और उस पर्टिकुलर सेमिनार हॉल जो केस का क्राइम सीन है उससे 20 से 25 मीटर की दूरी पर आपने कंस्ट्रक्शन वर्क को अलाउ कर दी। एंड में जाकर 12 अगस्त 2024 को लोगों का गुस्सा और दबाव देख के संदीप घोष ने रेजिग्नेशन डाल दिया। उसके बावजूद गवर्नमेंट संदीप घोष का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि उसका कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज के अंदर ट्रांसफर कर देती है। जब संदीप घोष कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने गए तो वहाँ के डॉक्टर्स ने और जो स्टूडेंट्स है उन्होंने इन्हें एंट्री तक नहीं करने दी। इसका भी वीडियो टीवी चैनल्स पे अवेलेबल है, आप चाहें तो वो सर्च करके देख सकते हैं। इसी सेम वाकये का जब हाई कोर्ट में जिक्र हुआ तो हाई कोर्ट के जजेस ने गवर्नमेंट से कड़े शब्दों में ये सवाल पूछा कि जब संदीप घोष ने आपको रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया था तो आपने ये ट्रांसफर वाला ऑप्शन कहां से उठाया, या तो आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते या नहीं करते। हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणियां करते हुए कहा कि इस केस में किसी भी तरीके से जो कॉलेज या हॉस्पिटल की अथॉरिटी है वो सही नहीं है और 13 अगस्त 2024 को ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक गवर्नमेंट सब कुछ हैंडल नॉर्मली कर पा रही थी, प्रोटेस्ट और जो रेज था उसको नॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट हैंडल कर रही थी। पर 14 अगस्त 2024 को जो एक बड़ी घटना हुई उसके बाद में गवर्नमेंट के हाथों से सारी बात निकल गई और सिचुएशन और भी खराब हो गई। लगभग 7 से 8 हजार अननोन लोगों की भीड़ हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर जाती है। दीवारों को फांद कर, दरवाजों को तोड़कर, हर तरीके से, हर दरवाजे से ये लोग कॉलेज और हॉस्पिटल्स में एंटर कर जाते और वहां पर तोड़ फोड़ चालू कर देते। जो वहां पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी वहां से भागना पड़ जाता है। हॉस्टल के अंदर जो लड़कियां रह रही थी वो भी बहुत डर जाती है और छोटी मोटी एक दूसरे से हाथापाई भी हो जाती है। इन सब के बीच में पुलिस क्या कर रही, वो जाकर टॉयलेट में छुप गई। जी हाँ, टॉयलेट में जाकर छुप गई। इस इंसिडेंट के बाद में जो लोगों का पहले गुस्सा था वो कॉलेज, पुलिस और प्रिंसिपल के खिलाफ था, अब वो गवर्नमेंट और ममता बनर्जी के भी खिलाफ हो गए हैं। बिकॉज 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ गुंडों की तरह हॉस्पिटल में या कॉलेज में घुसी थी। उसमें से बहुत से लोगों की पहचान की गई है और जो कि टीएमसी से डायरेक्ट लिंक रखते। और अब एक और आवाज उठने लग गई, ममता बनर्जी रिजाइन दो। आज सिर्फ कोलकाता नहीं, देश के हर एक गली, नुक्कड़ और चौराहे से आवाज आ रही है, ममता बनर्जी रिजाइन दो। इतना सब देखते हुए ममता बनर्जी ने अपने ही शहर में, कोलकाता में एक प्रोटेस्ट रैली निकाली। पर किसके खिलाफ? क्योंकि सरकार आपकी, पुलिस आपकी, होम मिनिस्ट्री आपके पास, हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास, आप चीफ मिनिस्टर हैं इस स्टेट के, उसके बावजूद आप प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं किसके खिलाफ? अब जब सब कुछ आपको पता चल चुका है और आपको ये भी पता चल चुका है कि इस केस के अंदर एक्चुअली में हुआ क्या है या फिर इस केस के अंदर अब किस तरीके से घटनाएं या फिर किस तरीके से इंसिडेंट आगे बढ़े हैं, सीबीआई को भी ये केस ट्रांसफर कर दिया गया है, उसके बावजूद भी लोगों को गुस्सा कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमें बाहर से दिखता है वो जरूरी नहीं कि सच हो। ये जो कॉलेज है आरजी कार मेडिकल कॉलेज, इसका पास्ट और बैकग्राउंड थोड़ा शेडी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जो भी करप्शन
करप्शन हो रहा था या फिर जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही, उनके खिलाफ जिन भी लोगों ने आवाज उठाई, उनकी किसी न किसी तरीके से डेथ हो गई, कभी सुसाइड के नाम पे, कभी बीमारी के नाम पे। इसीलिए सबकी एक ही मांग है कि इस केस की जांच बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में हो। केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और वहां से भी जो ममता बनर्जी गवर्नमेंट है उनको एक फटकार पड़ी है। हमारे देश में इस तरीके की घिनौनी हरकतें हर कुछ सालों में होती रहती हैं। लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं।